देखो भाई, आज का जो टॉपिक है वो सबलीज। सबलीज में क्या होता है कि जो लीजी होता है वो आगे किसी और को आगे फर्दर लीज पे दे देता है। तो लीजी जब आगे दूसरे किसी आदमी को आगे काम करने के लिए दे देता है तो उसको हम सबलीज कहते हैं। तो जैसे किराएदार के किराएदार को सब टेनेंट कहते हैं, किराएदार को टेनेंट और उसके किराएदार के किराएदार को सब टेनेंट कहते हैं, वैसे लीजी के जो आगे लीज लेने वाला हो जाएगा उसको हम सब लीजी कहते हैं। अब जैसे राम ने श्याम से एक लीज पे लिया माइन को, और उसने फिर आगे श्याम ने क्या किया, घनश्याम को दे दिया आगे साथ के साथ। तो राम श्याम घनश्याम, अब क्या तीन पार्टी होगी। राम ने श्याम को दिया, श्याम ने आगे उसको लीज पे फर्दर दे दिया घनश्याम। तो ये यहाँ पर क्या है, जो आगे जो दे दे रहे हैं वो जो लास्ट पार्टी है उसको घनश्याम को हम कहेंगे सब लीजी। तो इसमें बुक्स कैसे मेंटेन करनी है ये आज हम समझेंगे। और अब आप देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो बीच में दो जगह पर हो जाएंगे, एक राम और श्याम के बीच में और एक श्याम और घनश्याम के बीच में। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम एक क्वेश्चन लेके आपके साथ चल रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे शेयर कर रहा हूं, जस्ट एक मिनट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन सबलीज का है इसमें वो है 31st, इसी को ही करते हैं हम। क्या कहते हैं जी, ए ऑब्टेन्ड ऑन 1st April 2011 from B a lease of some coal mine, the term being royalty of 50 paisa a ton of coal raised subject to a minimum rent of 2000 per annum with a right of recoupment of short workings of the first 4 years of the lease। देखिए मेन जो लैंडलॉर्ड है वो बी है। बी ने ए को लीज पे दिया, या ए ने बी से लीज पे लिया एक कोल माइन को, जिसकी रॉयल्टी जो है 50 पैसे पर टन के रेट से है, मिनिमम रेंट 2000 रुपीज का है, और उसने उसको लॉस कवर करने के लिए राइट ऑफ रिक्यूपमेंट जो दिया है वो फर्स्ट 4 इयर्स दिया। अब बी ने ए को दिया और ए ने आगे क्या किया ये हम अगली लाइन में पढ़ते हैं। ए ग्रांटेड अ सब लीज अ पार्ट ऑफ द लैंड टू सी ऑन ए रॉयल्टी ऑफ 75 पैसा पर टन merging into a minimum rent of 1000 per annum with a right of recoupment of short workings out of the surplus during the 2 years following the short working। अब यहाँ पर B ने A को दिया था और A ने आगे उसको C को भी दे दिया। अब देखिए B को यहाँ पर फायदा ये होगा, एक तो वो जब C को दे देगा तो उसका आउटपुट बढ़ जाएगा, और जब सी का आउटपुट बढ़ जाएगा तो उससे उसको एडवांटेज ये मिलेगा कि जो मिनिमम रेंट अगर किसी समय में जो कम आ रहा होगा, अगर शॉर्ट वर्किंग होने के चांसेस होंगे तो वो कम हो जाएंगे। दूसरा बी जब आगे सी को देता है तो कुछ रेट बढ़ा करके देगा, तो रेट जब बढ़ा के देगा तो उसका वहां पर भी फायदा होगा। तो यहाँ पर जो पार्टीज हैं वो बी, ए और सी। ए कॉन्ट्रैक्ट बी और ए के बीच में है और ए कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में है। तो जब ए ने सी को दिया तो उसने 75 पैसे पर टन का रेट रखा, और रॉयल्टी का जो मिनिमम रेंट रखा वो रखा जी इन्होंने 1000, और रिक्यूपमेंट का टाइम दिया उन्होंने जब भी शॉर्ट वर्क होंगी उसके आने वाले 2 साल के अंदर। तो चलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे एक बार लिख करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सही मायने में जो मेन लैंडलॉर्ड था वो बी था। बी ने ये ए को दे दिया, तो इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो ये जो है यहाँ पर लैंडलॉर्ड है और ये लीजी है। इसके बाद ए ने क्या किया है कि ये सी को आगे फर्दर दे दिया काम करने के लिए। तो सी को जब इन्होंने काम करने के लिए दे दिया तो सी इनका सब लीजी हो गया। अब इन दोनों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रॉयल्टी इसको देगा और ये रॉयल्टी इसको देगा। तो इन दोनों के बीच में अगर सी और ए के बीच की बात करें तो सी के लिए जो लैंडलॉर्ड है वो ए है, और सी जो है वो ए का लीजी होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो और समझनी है कि बी जो है
वो ए से मतलब रखेगा और सी से मतलब नहीं रखेगा। बी ये ए से कहेगा कि भाई तुम अपना आगे किसी से भी काम कराओ, मुझसे उससे मतलब नहीं है, मेरे यहाँ से तो जितना भी आउटपुट बाहर जा रहा होगा, जो यहाँ से निकल के प्रोडक्शन बाहर जा रहा होगा, उसके ऊपर रॉयल्टी चाहिए। तो अब होता क्या है कि ए जो है वो सेंटर की पार्टी है, वो एज ए लीजी है बी के लिए, और एज ए लैंडलॉर्ड काम करता है वो सी के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब सी ने मान लेते हैं कि 1000 टन का आउटपुट दिया और ए के यहाँ पर अपना आउटपुट हुआ 2000 का, तो बी जो है इससे बोलेगा कि भाई मुझे 3000 टन का चाहिए आउटपुट का जो पैसा। वो कैसे? 2000 तुमने निकाला और 1000 तुम्हारे आदमी ने निकाला या तुम्हारे सबलीसी ने निकाला, उससे तुम समझो। मेरे यहाँ से तो 2000 टन आप निकाल ले गए और आपका आदमी 1000 टन निकाल के ले गया, तो आपको मुझे कितना देना पड़ेगा? 3000 टन का। यानी कि बी ए से मतलब रखेगा, सी से कोई मतलब नहीं रखेगा। यहाँ पर एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि जो सेंटर की पार्टी ए है उसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ए के दो स्टेटस है यहाँ पर। ए यहाँ पर लीजी भी है और लैंडलॉर्ड भी है। बी के लिए वो लीजी है और सी के लिए वो लैंडलॉर्ड है। तो ध्यान ये रखना है कि जब ए और बी के बीच में बात हो रही होगी तो ए के यहाँ जितना भी आउटपुट होगा वो सी का आउटपुट जोड़ करके वो जो रॉयल्टी कैलकुलेट करके आएगी वो बी को पे करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर जितनी भी रॉयल्टी का पैसा है इसके बीच में सी और ए के बीच में क्या रहेगा? अगर हम बात इसी एग्जांपल के हिसाब से समझें तो ये इसको 1000 टन जो इसने आउटपुट लिया, ये 1000 टन का इसको पे करेगा। ये 2000 टन अपने और 1000 टन अपने आदमी सी के दोनों का मिला के इसको पे करेगा 3000 टन का। एक बार मिश्रा सर आप ही इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात यहाँ ये समझनी है आपको कि ये बेसिकली दो अलग अलग एग्रीमेंट है। एक एग्रीमेंट हुआ है बी और ए के बीच में, जिसमें बी ने अपनी जमीन, अपनी लैंड जो है वो ए को लीज पर दी है माइनिंग करने के लिए। ठीक है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन बी एंड ए। अब आगे ए ने किसी और को दिया है या नहीं दिया है, इससे बी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान समझनी है आपको। बी जो मेन लैंडलॉर्ड है, जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड है, वो उस पूरे आउटपुट पर रॉयल्टी को कैलकुलेट करेगा जो ए ने खुद वहां से निकाली है आउटपुट, या उसके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी और आदमी ने निकाली है। क्योंकि ए ने यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एग्रीमेंट ए ने सी के साथ बाद में कर लिया, जिसको आप बोलते हो सब लीज। ठीक है, तो ए यहां पर लेसी है और बी यहां पर सब लेसी है, ये सब लीज है। तो बी का आगे की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बी ए से उस पूरे आउटपुट पर रॉयल्टी को रिकवर करेगा जितना उस माइन से आउटपुट निकाला गया है टोटल। ये बात समझनी है आपको। जैसे कि यहां पर देखें, ए ने निकाला है 2200 टन और सी ने निकाला है 800 टन, लेकिन टोटल आउटपुट जो हुआ है वो 3000 टन का हुआ है। तो जब ए और बी के बारे में बात हो रही होगी बीच में, तो बी बोलेगा ए से कि भैया मुझे टोटल जो 3000 टन निकला है उसकी रॉयल्टी पे करिए। आपने निकाला या आपके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी दूसरे आदमी ने निकाला, मुझे इससे क्या मतलब है? कल को नहीं तो आप बोलो ये तो मेरा नौकर निकाल ले गया, ये तो मेरा कुत्ता निकाल ले गया, ये तो मेरी बिल्ली निकाल ले गई, इससे मुझे क्या लेना देना है? मैंने आपको पूरी लैंड दी है, वो आप निकालो या आपके द्वारा अपॉइंटेड कोई दूसरा आदमी निकाल के ले जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये यहां पर सीधा सा कहने का मतलब है। फिर एक एग्रीमेंट ए और सी के बीच में हुआ है, जिसमें ए जो एक्चुअल में लेसी था वो लैंडलॉर्ड का काम करने लग जाएगा, क्योंकि वो सी से रॉयल्टी वसूल करेगा, और सी से वो रॉयल्टी सिर्फ उतने आउटपुट पर वसूल करेगा जितना आउटपुट सी ने निकाला है। तो दो अलग अलग एग्रीमेंट है, दो अलग अलग कंडीशंस है, दो अलग अलग मिनिमम रेंट है, दो अलग अलग रेट ऑफ रॉयल्टीज है, और दो अलग अलग रिकूपमेंट की शर्तें हैं। तो आप यहां पर यह मानकर चलोगे
कि आप एक नहीं बल्कि दो अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हो। पहला एक क्वेश्चन है ए और बी के बीच का, और एक क्वेश्चन है ए और सी के बीच का। टेबल भी यहां पर आपको दो बनाने पड़ेंगे, वर्किंग टेबल भी दो आपको बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये ऊपर हेडिंग डालोगे, जो मेन लीज है बी और ए के बीच की, उसका ये टेबल बना हुआ है। एनालिटिकल टेबल फॉर एग्रीमेंट बिटवीन बी एंड ए, जहां पर बी लैंडलॉर्ड है और ए जो है वो लेसी है, एक्चुअल लेसी है। एनालिटिकल टेबल दो बनेंगे जैसा बताया गया। एक टेबल बनेगा फॉर एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड सी, जहां पर ए जो है वो लैंडलॉर्ड है और सी जो है वो लेसी है। मतलब ए बेसिकली लैंडलॉर्ड की पोजीशन पर बैठ गया है आके, और सी लेसी की पोजीशन पर आ गया है। जब आप ये पहला वाला टेबल बनाओगे तो उस टेबल में केवल उन एग्रीमेंट्स को रखोगे आप, या उन टर्म्स को रखोगे आप जो बी और ए के बीच में तय की गई हैं। और जब आप दूसरा वाला टेबल ड्रॉ करोगे तो आप उन टर्म्स को कंसीडर करोगे जो ए और सी के बीच में डिसाइड की गई है। यानी क्वेश्चन दो पार्ट में किया जाएगा। तो चलिए फिर हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, और मेन लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में, यानी कि हम इस समय क्वेश्चन करेंगे बी और ए के लिए। तो बी और ए के लिए जो है पहले 3 लाइनों में सारी डिटेल्स दी हुई है, जिसमें बी और ए के बीच में जो एग्रीमेंट है वहां पे 50 पैसा पर टन का जो है वो रेट है, मिनिमम रेंट 2000 है, और फर्स्ट 4 इयर्स में वो शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप कर सकते हैं। यहाँ पर ए ने जो सी को आगे फर्दर दे दिया है, तो सी की जो आउटपुट है उसकी जो रॉयल्टी बनती होगी वो भी अब ए को ही भरनी पड़ेगी। ए को क्यों भरनी पड़ेगी? एक्चुअली ए तो रिकवर कर लेगा सी से, पर जब एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट बी और ए के बीच में हुआ है, और उसका बी का डायरेक्टली सी से कोई लेना देना नहीं है। तो बी उससे ये कहता है कि चाहे तुम सी से कराओ, चाहे डी से कराओ, किसी से भी कराओ काम, मुझसे मतलब नहीं। मेरे यहाँ से जितना आउटपुट जा रहा होगा, चाहे तुम निकालो, चाहे तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे सबलीसी निकाले, मुझे टोटल पे अमाउंट चाहिए। तो जो यहाँ पर जो रॉयल्टी पे करने का टाइम होगा, वो रॉयल्टी जो बी को पे करेगा वो ए अपने आउटपुट पे करेगा, और साथ के साथ उसके आदमी सी ने जो आउटपुट किया उसके ऊपर भी उसको पे करना पड़ेगा, यानी कि टोटल के ऊपर। यानी कि यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है टोटल आउटपुट का, वो फिगर में हमने यूज करना है। तो 3000, 3400, 4000, 4600 और 6000 ये टोटल आउटपुट है। इसके ऊपर बी ए को बोलेगा कि आप मुझे रॉयल्टी पे करिए। तो चलिए अब हम पहला टेबल बना रहे हैं बी और ए के लिए, और ईयर मैं लिख देता हूं। पहले ईयर शुरू हो रहे हैं 11 से और खत्म हो रही है 16। तो 11, 12 है पहला ईयर, फिर 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 बी और ए के लिए बना रहे हो। यहाँ पर जो टोटल हुआ वो है 3000, 3400 आउटपुट, और फिर 4000, 4600, फिर इसके बाद है भाई लास्ट में 6000। रेट जो है वो 50 पैसा है। मल्टीप्लाई कर देंगे, रॉयल्टी आ जाएगी 1500। रॉयल्टी हो जाएगी भाई यहाँ पर आपके 1500, 1700, 2000,
2,300 एंड 3,000। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,000 का। शॉर्ट वर्किंग पहले साल 500 रुपए की हो जाएगी, 500 की। सेकेंड ईयर 300 की हो जाएगी। फोर्थ ईयर कोई सरप्लस, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। 300 रुपीज का सरप्लस है यहाँ पर, और यहाँ 1000 का सरप्लस है। अब बारी आती है रिकवरी की। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में तो कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ ईयर में 300 की रिकवरी आप कर सकते हो। पहले कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। 800 हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में भी 800 हो जाएगा। इसमें से 300 आपने रिकवर कर लिया फोर्थ ईयर में, क्योंकि 300 सरप्लस था। और अब फोर्थ ईयर के बाद आपको रिकवरी करने का राइट खत्म हो गया। रिकूपमेंट का राइट केवल फर्स्ट 4 ईयर था। फर्स्ट 4 ईयर खत्म हो गए, तो 800 में से 800 में से 300 आपने रिकवर कर लिया है। बाकी जो बच गया है 500, वो आपका लॉस है जो पीएल में डाल दिया आपने। अब बारी आती है पेमेंट की। तो फर्स्ट 3 ईयर तो आप मिनिमम रेंट का ही पेमेंट करोगे, क्योंकि या तो रॉयल्टी कम है या रॉयल्टी बराबर है। फोर्थ ईयर में भी आप पेमेंट जो करोगे वो 2000 का ही करोगे, क्योंकि हालांकि रॉयल्टी ज्यादा है, लेकिन रूल जो लगता है वो है रॉयल्टी माइनस रिकवरी। तो 2300 में से 300 रुपीज आपने रिकवर कर लिए, तो 2300 में से 300 माइनस करके 2000 आपने पेमेंट किया है। थर्ड ईयर कोई रिकवरी नहीं है, तो जितनी रॉयल्टी हुई है 3000 रुपीज की, वो पूरी की पूरी रॉयल्टी का पेमेंट आप यहाँ कर दो। अब एक सजेशन और ये कि ये देखिए, टेबल जो बना रहे होते हैं हम सबलीज के केस में, दोनों के लिए यही टेबल बी के लिए भी लागू होगा और ए के भी लागू होगा। तो अगर ये हम यहाँ पर जो देखें, जो टर्म्स लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो लीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो अगर यहाँ पे लैंडलॉर्ड की बात हो रही है, तो ऊपर यहाँ पर ये हो जाएगा रिसिप्ट्स। आप ऊपर हेडिंग ऐसे भी लिख दीजिए। और शॉर्ट वर्किंग की जगह पर रॉयल्टी रिजर्व या रॉयल्टी सस्पेंस, दोनों वर्ड में से जो वर्ड यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं हम। ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये रॉयल्टी रिजर्व रिक्यूब्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा रॉयल्टी रिजर्व। तो ये हेडिंग्स डबल लिख देनी चाहिए ऑब्लिक करके, क्योंकि कॉमन दोनों के लिए बनाया जा रहा है टेबल। अब इसी तरीके से एक टेबल और बनेगा जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया सब लीजी के अंदर, और लीजी के साथ में जो लीजी होगा वो यहाँ पर एज ए लैंडलॉर्ड एक्ट करेगा। इसमें कैसे बनाना है ये हम देखते हैं। ईयर सेम थे, ईयर हम वही लिख लेते हैं पहले तो। अब देखिए, एग्रीमेंट जो है वो ए और सी के बीच में है। तो सी यहाँ पर जब पे करेगा तो इन अमाउंट्स का पेमेंट करेगा ए को। तो अब ए ने जो पेमेंट करना होगा वो बी को जब पेमेंट करेगा तो वो टोटल का पे करेगा, अपना और सी का मिला के, और बाद में वो साथ के साथ लेगा कहां से, सी से वो पैसे लेगा जितना सी ने आउटपुट किया है। तो सी से वो 800 टन का, 1080 टन का, ये सारे का वो अमाउंट लेगा उससे, और इसको जोड़ करके वो पे किसको करेगा, बी को पे करेगा। तो अब हमारा जो एग्रीमेंट है वो किसकी बात कर रहे हैं, ए और सी के एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसने पे करना है 800 टन का, फिर है इसके बाद इसमें 1080 टन, उसके बाद है आपका 1400 टन, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन में है 1800 और 2400। 1800 टन, 2400 टन, और इसके साथ में जो रेट का जो एग्रीमेंट हुआ था वो आप देखिए क्वेश्चन में, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था 75 पैसे के रेट से,
और मिनिमम रेंट जो है वो 1000 रुपीज का था। तो 75,000 के रेट से यहाँ पर रॉयल्टी कैलकुलेट होगी 0.75, 75 पैसा पर टन का मतलब। और यहाँ पर जो है मिनिमम रेंट है वो 1000 रुपीज, सभी ईयर्स में सेम है मिनिमम रेंट। और रेट इनटू आउटपुट आप करेंगे तो आपको रॉयल्टी पता चल जाएगी। तो पहली बार की रॉयल्टी होगी आपकी 600 रुपीज, फिर हो जाएगी आपकी 810 रुपीज, फिर हो जाएगी आपकी 1050 रुपीज, फिर हो जाएगा भाई ये 1350 रुपीज और 1800 रुपीज। शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करनी है, पहली बार है शॉर्ट वर्किंग 400 रुपीज, सरप्लस कुछ नहीं होगा। फिर शॉर्ट वर्किंग आ गई 190 रुपीज की, सरप्लस कुछ नहीं होगा। और इसके बाद सारे सरप्लस ही हैं, तो सरप्लस है 50 रुपीज, फिर है भाई 350 रुपीज और इसके बाद है 800 रुपीज। यहाँ पर रिक्यूब करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब भी शॉर्ट वर्किंग हो रही है उसके आने वाले 2 साल के अंदर आपको रिक्यूब करना है। तो रिक्यूब करने के लिए जब भी शॉर्ट वर्किंग है उसके फोर्थ कमिंग 2 इयर्स में लेके चलना है। तो पहले 2 साल तो ये रिक्यूब हो ही नहीं सकता। इस 400 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लॉस अभी नहीं दिखाएंगे। और 190 रुपीज का और लॉस आ गया तो 590 कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि 2 साल का टाइम है। अब देखिए जो पहला वाला 400 रुपीज है उसका टाइम खत्म हो गया। पहले वाले 400 में से हम रिकूप कितना कर सकते हैं, केवल 50 रुपीज, और हम कवर कितना नहीं कर पाएंगे, जो नहीं कवर कर पाएंगे उसको लॉस ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो हो जाएगा 350 रुपीज। पहले वाले 400 रुपए के लिए 2 साल का जो टाइम था वो खत्म हो गया, केवल इस बार कवर कर पाए 50 रुपीज, टाइम खत्म हो गया तो जो बचा हुआ है उसको हमें लॉस शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो जो 190 का अमाउंट है, ये 190 रुपीज के अमाउंट को यहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ये मानते हुए कि 190 रुपीज का जो है लॉस अगले साल कवर कर लिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी, अगली बार क्या हुआ, सरप्लस ज्यादा आ गया, 350 रुपीज का सरप्लस आ गया, तो कवर करने के लिए जो है वो 190 रुपीज पूरे कवर हो जाएंगे, तो लॉस कुछ नहीं होगा और कैरी फॉरवर्ड भी कुछ नहीं होगा। 350 में से 190 आपने चाहिए है तो 350 पूरा नहीं लेंगे आप, केवल 190 जो जरूरत का अमाउंट है उतना ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जितना भी सरप्लस है आप सारा ले लें, सरप्लस में से वो पार्ट आपको मिलता है जो आपको लॉस कवर करने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पे लॉस 190 का चले आ रहा है तो 190 रुपीज का ही सरप्लस आपको मिलेगा। आगे कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है, रिक्यूपमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। और अब आ जाते हैं हम पेमेंट्स की बात। यहाँ पर रॉयल्टी हो रही है 600 रुपीज की और आपको पे करना पड़ेगा मिनिमम रेंट 1000 रुपीज का। फिर 810 की रॉयल्टी हो रही है, आपको मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज का। इसके बाद 1050 रुपीज की रॉयल्टी हुई, 1050 पे करना था पर 50 रुपीज उसने आपको रिक्यूब करने के लिए दे दिए, तो आप उसको बचा हुआ अमाउंट पे करोगे 1000 रुपीज। फिर यहाँ पर 1350 रुपीज का जो अमाउंट आया, इसको पे करना चाहिए था पर उसने रिक्यूब करने के लिए आपको 190 रुपीज दे दिए, तो 1350 में से 190 रिक्यूब करने के बाद आप इसको पे करोगे 1160 रुपीज, 1160। इसके बाद अगले साल 1800 की रॉयल्टी बनी है, रिक्यूपमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, और जितनी रॉयल्टी बनती है वो पूरी की पूरी आपको 1800 पे करनी पड़ेगी और लॉस वाला कोई भी एलिमेंट नहीं। अगर इसकी बात कर रहे हैं, जो हमने अभी आंसर दिए, जो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, वो लीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर हम लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंडलॉर्ड इसका कौन है, ए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉयल्टी सस्पेंस या रॉयल्टी रिजर्व कैरी फॉरवर्ड वर्ड लिखा जाएगा, पेमेंट की जगह रिसिप्ट लिखा जाएगा, और
प्रॉफिट एंड लॉस, अगर यहाँ पे आप लॉस लिख रहे होते तो आप इसके लिए लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट। लैंडलॉर्ड के लिए तो वो प्रॉफिट होगा। और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की जगह पर रॉयल्टी सस्पेंस या रॉयल्टी रिजर्व एक ही बात है, वो रिक्यूब वर्ड यूज होगा। रॉयल्टी रिजर्व लिख लीजिए या रॉयल्टी सस्पेंस लिख लीजिए, एक ही बात। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक ए और सी के बीच में टेबल बना लिया और एक टेबल बना लिया बी और ए के लिए। अगर हम सही मायने में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो है 4 बुक्स बनेंगी, 4 तरह की बुक्स बनेंगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, बी की बुक्स बनेंगी एज ए लैंडलॉर्ड, ए की बुक्स बनेंगी एज ए लीजी, और साथ के लिए वो लैंडलॉर्ड भी है तो इसकी 2 तरह की बुक्स बनेंगी, एक एज ए लीजी बनेंगी, एक एज ए लैंडलॉर्ड बनेंगी। सी जो है वो लीजी है। तो देखिए, जर्नल एंट्रीज में कोई चेंज नहीं, जर्नल एंट्रीज वैसे ही होनी है, बस फर्क क्या हो जाएगा, बी की जब बुक्स बना रहे होगे तो एज ए लैंडलॉर्ड बनाओगे, ए की जब बनाओगे तो एज ए लीजी भी बनाओगे और एज ए लैंडलॉर्ड भी बनाओगे, और सी तो केवल लीजी ही है। बेशक नाम के लिए वो सब लीजी है पर एंट्रीज तो लीजी वाली होनी है। तो चलिए हम इसमें एक बार जर्नल एंट्रीज पूरी पास कर लेते हैं। एक बार हम जर्नल एंट्री पास करते हैं बुक्स ऑफ बी में एज ए लैंडलॉर्ड। जिसके लिए हम लोग पहला वाला टेबल यूज करेंगे क्योंकि वो टेबल ही बी के लिए काम का टेबल है। फर्स्ट ईयर है 11-12, पहली एंट्री हो जाएगी इनकी बुक में एज अकाउंट डेबिट, ए डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व, टू रॉयल्टी रिसीवेबल, टू रॉयल्टी रिजर्व, या रॉयल्टी सस्पेंस भी कह सकते हो आप इसको। रॉयल्टी जो बन रही है पहले साल अगर आप देखो टेबल में, वो बन रही है 1500 की। 500 की शॉर्ट वर्किंग है जिसको आप रॉयल्टी रिजर्व कहोगे यहाँ पर, और टोटल अमाउंट 2000 का हो जाएगा। फिर आपको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ए 2000 रुपीज, और अगली एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट या रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $1,500। अब सेकेंड ईयर की एंट्री करते हो आप 12-13 की, 31 मार्च को। पहली एंट्री एज अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल, टू रॉयल्टी रिजर्व। अमाउंट है 2000 ए के सामने टोटल,
1700 रॉयल्टी के सामने। एंड 300 रुपीज रॉयल्टी रिजर्व के सामने। नेक्स्ट एंट्री सेम वही जो पहले आपने करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए 2000 रुपए की, क्योंकि आपको जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो 2000 ही रिसीव हो रहा है। और लास्ट एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। $1,700। अब आप जाते हो आप 13-14 पे, जिसमें रॉयल्टी 2000 रुपए है। कोई रॉयल्टी रिजर्व नहीं है, कोई रिकूपमेंट नहीं है वहां पर। (2013-14) 31 मार्च। पहली एंट्री होगी ए डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल 2000 रुपीज। दूसरी एंट्री होगी बैंक डेबिट टू ए 2000 रुपीज। और तीसरी एंट्री होगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ₹2000। अब आप आते हो 4th ईयर इन 14-15 में। इस बार रॉयल्टी ज्यादा है, इसलिए पहली एंट्री तो होगी एज अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल। और अमाउंट है, सर अमाउंट दिखाइए एक बार, अमाउंट मुझे याद नहीं है इधर का। अमाउंट है 1050। नहीं, अमाउंट है 2300, सॉरी 2300। अगली एंट्री को करते वक्त बहुत ध्यान देना है, क्योंकि रिकूपमेंट हुआ है यहां पर। बैंक अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो रिकूपमेंट हो रहा है, टू ए। बैंक के सामने 2000, रिकूपमेंट 300 का, और ए के सामने हो जाएगा 2300। नेक्स्ट एंट्री होगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, रॉयल्टी टू पीएल अकाउंट 2300 की एंट्री हो जाएगी।
लेकिन एक फायदा और हुआ है आपको, वो हुआ है रॉयल्टी रिजर्व में या रॉयल्टी सस्पेंस में। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल, आप चाहें तो इन दोनों के लिए एक कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। ये अमाउंट है 500 रुपीज का। ये वो शॉर्ट वर्किंग है जो आपको वापस नहीं करनी पड़ेगी। इन दोनों के लिए आप एक कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो, और वो कंपाउंड एंट्री हो सकती है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट। एंट्री कंपाउंड जो कर रहे हैं हम, कंबाइन कर रहे हैं एंट्री। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। 2300, 500 और टोटल 2800। आप चाहें तो ये कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, चाहें तो दो अलग अलग एंट्रीज पास कर सकते हैं। अब लास्ट ईयर की एंट्री हो रही है। लास्ट ईयर भी अगर आप देखें तो आपके पास रॉयल्टी ज्यादा है। एंट्री विल बी रॉयल्टी 3000 की है, लेकिन इस बार कोई रिकूपमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो पहली एंट्री आपकी हो जाएगी 15-16 में। ए डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल, अमाउंट होगा 3000 रुपीज। दूसरी एंट्री होगी बैंक डेबिट टू ए, सेम डेट को 3000 रुपीज। और तीसरी एंट्री होगी रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट टू पीएल 3000 रुपीज। ये एंट्रीज लैंडलॉर्ड, जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड ए था, उसकी बुक में हो रही है। अब आप एंट्री करते हो इन द बुक्स ऑफ ए। In the books of A, when he was lazy, सबसे पहले 11-12 में पहली एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट या रॉयल्टी पेएबल अकाउंट कह सकते हो आप यहां पर इसको। सर इसमें शॉर्ट वर्किंग भी है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू बी। लैंडलॉर्ड कौन है? बी, तो बी को ये क्रेडिट करेंगे। रॉयल्टी के सामने 1500 रुपीज है, शॉर्ट वर्किंग के सामने 500 और बी के सामने 2000। अगली एंट्री इनकी बुक में पेमेंट की होगी, बी डेबिट टू बैंक, ₹2000। और लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग।
1500. Profit and loss account debit to royalty 1500. सेकेंड ईयर की एंट्री आप करते हो 12-13 की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू बी, सेम एंट्री है बिल्कुल, लेकिन अमाउंट बदल गए हैं। 1700 रुपीज रॉयल्टी के सामने आएंगे, 300 शॉर्ट वर्किंग के सामने आएंगे और 2000 बी के सामने आएंगे। अगली एंट्री बी डेबिट टू बैंक, सॉरी बैंक डेबिट टू बी, ना ठीक है, बी डेबिट टू बैंक, सॉरी 2000 रुपीज पेमेंट कर रहे हो आप उसको, और लास्ट एंट्री पीएल डेबिट टू रॉयल्टी 1700। नेक्स्ट ईयर में 2013-14 में रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर है, इसलिए जो एंट्री आपकी होगी पहली, that entry will be royalty debit to B, ₹2000। नेक्स्ट एंट्री होगी बी डेबिट टू बैंक 2000 रुपीज, और लास्ट एंट्री इस ईयर में होगी पीएल डेबिट टू रॉयल्टी 2000। पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 2000, क्योंकि इस बार सब अमाउंट बराबर है बिल्कुल। अब आप आते हो फोर्थ ईयर में, जिसमें सरप्लस हुआ है और रिकवरी भी हुई है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। पहली एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बी, $2300। अगली एंट्री होगी बी डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि आप रिकवरी कर रहे हो। बी के सामने 2300, बैंक के सामने पेमेंट का जो अमाउंट है 2000 रुपीज, और 300 रुपीज की रिकवरी करी है आपने। लास्ट एंट्री को भी करते वक्त आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, ये एंट्री को होनी है, लेकिन साथ साथ शॉर्ट वर्किंग भी जो लॉस में जारी है आपकी, वो शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकवर्ड है वो डालनी पड़ेगी आपको। रॉयल्टी के सामने 2300, ये 500 रुपीज का अनरिकवर्ड अमाउंट है, देख रहे हो आप यहाँ पर, जो लॉस बन गया है आपके लिए एज ए लेसी। तो रॉयल्टी के सामने तो 2300 आ जाएगा क्रेडिट में, शॉर्ट वर्किंग के सामने 500, टोटल लॉस जो आपका हो जाएगा वो है
2,800 रुपीज का। इसके बाद लास्ट ईयर में 31 मार्च को एंट्री होती है बी डेबिट टू रॉयल्टी। फोन अटेंड कर लो, 1 मिनट। एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और इस बार रॉयल्टी जो है वो है आपकी 3,000 रुपीज। फिर आप बी को पेमेंट कर देते हैं। कुछ भी रिक्वायरमेंट था नहीं, इसलिए पूरा अमाउंट पे करेंगे। बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आप पूरा 3,000 रुपीज पे करेंगे। और लास्ट एंट्री में आप प्रॉफिट एंड लॉस में अपने रॉयल्टी को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। और अमाउंट वो ट्रांसफर किया जाता है जो रॉयल्टी के आगे लिखा हुआ है, जो रॉयल्टी अकाउंट में है। रॉयल्टी का अमाउंट 3,000 है, वो हमने 3,000 को शिफ्ट कर दिया। अब यहां पर सारी एंट्रीज उसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, ए और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उस पे आना है। अब देखिए, ए और सी के अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ए दोनों तरफ है। बी के लिए वो लीजी है, पर सी के लिए वो लैंडलॉर्ड है। तो अब ए की बुक्स फिर से बना रहे हैं हम, बट अब उसका जो स्टेटस है वो लैंडलॉर्ड का है। किसके लिए लैंडलॉर्ड है? वो लैंडलॉर्ड है अपना सी के लिए। सी से वो पैसे ले रहा है। तो फिर से हम बुक्स ऑफ ए बना रहे हैं। और अब जब हम बुक्स ऑफ ए बनाएंगे तो ऊपर लिख देंगे, मेंशन कर देंगे कि भाई हम बना रहे हैं उसका स्टेटस ये मानते हुए कि वो लैंडलॉर्ड है। तो बुक्स ऑफ ए एज ए लैंडलॉर्ड। ए जो है लैंडलॉर्ड है। अब यहां पर जो ए और सी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, वहां पे जो टेबल बना हुआ है उस टेबल के अनुसार आपको चलना। तो चलिए मैं आपको एक बार टेबल लेके दिखाता हूं फिर से। ये ए और सी के बीच में जो टेबल है, यहाँ पे मिनिमम रेंट 1,000 रुपीज है, 600 रुपीज की रॉयल्टी है। यहाँ पर ए ने रॉयल्टी लेनी है, सी से रॉयल्टी लेनी है जो सी ने आउटपुट किया था, और 75 पैसे पर टन के रेट से हमने ये पूरा टेबल बनाया भी हुआ है। तो अब इनकी जब एंट्रीज बना रहे हैं हम ए की एज ए लैंडलॉर्ड फॉर सी। तो पहला वाला ईयर है आपका ईयर है आपका 11-12 और डेट हो जाएगी 31 मार्च। सर मैं चेक कर दूं, सी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी रिजर्व सी का अमाउंट हो जाएगा 1,000, 600 and 400। फिर ये हो जाएगा आपका, पैसे मिल जाएंगे। बैंक डेबिट टू सी 1,000 और रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 600 रुपीज। अब 2012-13 में पहली एंट्री आप करोगे
सी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी रिजर्व। इस बार 810 रुपीज की रॉयल्टी है एंड 190 रुपीज का रॉयल्टी रिजर्व। टोटल अमाउंट 1000 सी के सामने आ जाएगा। अब फिर वही रिसीव करने की एंट्री करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी। नेक्स्ट एंट्री है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 810 रुपीज। ये रिपीटेटिव नेचर की एंट्रीज हैं, आप देखते हो बार बार रिपीट होती है एंट्रीज। अब 13-14 में सी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल। कोई 50 रुपीज का रिजर्व नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं हो रही है। अब जब आप पेमेंट रिसीव करोगे तो उस समय आपको ध्यान रखना है ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिकूपमेंट हो रहा है इसका। जो रिसीविंग की एंट्री होगी वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सी 1050 एंड सी के सामने 1050 रुपीज। अब आप जो एंट्री पास करोगे, एक तो रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट टू पीएल जो 1050 रुपीज की होगी, और एक एंट्री और होगी जो उस शॉर्ट वर्किंग के लिए है जो आपको अब वापस नहीं करनी है, जिसको रॉयल्टी रिजर्व कह रहे थे आप। एंट्री विल बी रॉयल्टी रिजर्व जो अनरिकूव्ड है 350 डेबिट टू पीएल। वंस अगेन आप चाहो तो इन दोनों को कंपाउंड कर सकते हो, एक एंट्री इनके लिए बना सकते हो जो होगी रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट रॉयल्टी रिजर्व डेबिट टू पीएल रॉयल्टी रिसीवेबल के सामने 1050, रॉयल्टी रिजर्व के सामने 350 और पीएल के सामने 1400। अब इस बार भी कुछ अमाउंट रिकूपमेंट का गया है, तो पेमेंट करते वक्त इस बात को ध्यान रखना है आपने। रॉयल्टी रिजर्व डेबिट बैंक डेबिट टू सी। आप चाहें तो इसमें बैंक डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व बैंक डेबिट रॉयल्टी रिजर्व डेबिट टू सी भी कर सकते हैं। रॉयल्टी रिजर्व डेबिट बैंक डेबिट टू सी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों डेबिट है। 1160 बैंक के सामने और टोटल 1350। फिर इस बार रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट टू पीएल अकाउंट 1350। अब कोई रिकूपमेंट का अनरिकूप्ड अमाउंट तो है नहीं वहां पर, इसलिए ये एंट्री यहीं से एंड हो जाएंगी इस साल की। अब लास्ट ईयर में आते हो आप, पहली एंट्री सी डेबिट टू रॉयल्टी
रिसीवेबल। सी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल। अमाउंट है 1800 का। दूसरी एंट्री बैंक डेबिट टू सी, $1,800, क्योंकि आपने कोई भी अमाउंट रोका नहीं है, यहां पर कोई अमाउंट, पूरा अमाउंट मिला है आपको। और लास्ट एंट्री रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट टू पीएल, ये भी 1800 की। तो इस क्वेश्चन को जब आप कर रहे हो तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ए की पोजीशन यहां पर दोनों तरह से आपको दिखानी है। ए लैंडलॉर्ड भी है और ए लीजी भी है। दो अलग अलग एग्रीमेंट है। एक एग्रीमेंट में ए की पोजीशन लीजी की है और एक एग्रीमेंट में ए की पोजीशन लैंडलॉर्ड की है। जब आप ए की बुक में लेजर्स बनाओगे यहां पर, तब भी ये बात ध्यान रखनी है आपको कि ए की बुक में आप जो रॉयल्टी अकाउंट बनाओगे वो रॉयल्टी अकाउंट दो बार बनेगा। एक रॉयल्टी पेबल अकाउंट होगा जिसमें वो लीजी था, और एक अकाउंट रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट होगा जिसमें वो लैंडलॉर्ड था, जो ए और सी के बीच का एग्रीमेंट था।